बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, राइट अवे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं तहरीक इंसाफ की अंदरूनी सियासत से, जो आज सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पे किसी न किसी अंदाज़ में मौज़ूए बहस बनी हुई है। PTI के अंदरूनी इख्तलाफात जो घर के अंदर ही तय कर लिए जाने चाहिए थे, अब वो गली गली मौज़ूए बहस बने हुए हैं। और ये इख्तलाफात इसलिए भी शिद्दत इख्तियार कर गए हैं क्योंकि पार्टी कायद जो है वो जेल में है, और पीछे पार्टी रहनुमाओं में जो मामूली इख्तलाफात भी हैं वो भी अनाओं की जंग बन चुके हैं। नाज़रीन, मैं पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ कि PTI के अंदरूनी मामलात पर मैं बहुत कम बात करता हूँ। हालांकि तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात पर अगर मैं बात करना चाहूँ तो शायद बड़े बड़ों को पसीना आ जाए, इसलिए अब जब मामला बहुत ज़्यादा खुल गया है तो मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अब ये बच्चे बच्चे को बात पता चल चुकी है कि PTI के अंदर 3-4 धड़े बन चुके हैं, और इस धड़ेबंदी का नतीजा है कि गुज़िश्ता रोज़ पार्टी के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। अच्छा, ये इस्तीफ़ा आना था कि इसके बाद ऑब्वियसली एक अफवाहों का बाज़ार गर्म हो गया। ख़ुद उमर अयूब साहब ने पार्टी स्ट्रक्चर में अभी और तब्दीलियों की बात इशारा दिया है, और ये ख़बर सामने आने के बाद उमर अयूब का जो मुखालिफ धड़ा था वो यकदम मुतहरिक हो गया और उन्होंने मज़ीद पार्टी रहनुमाओं के मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। और इस सूरत हाल में शेर अफजल मरवत के ट्वीट ने मेरी राय के मुताबिक जलती पे तेल का काम किया है, और उन्होंने दो टोक बड़े अजीब अंदाज में, नॉट दो टोक कहना चाहिए, बड़े अजीब अंदाज में उन्होंने लिखा है कि अब शिबली फराज को भी पार्टी ओहदा छोड़ने के साथ सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के ओहदे से भी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, और साथ ही उन्होंने कारकुनों से अपील की है कि वो भी उनके इस मुतालबे में शरीक हो जाए। मेरे ख्याल में शेर अफजल साहब ने ये ट्वीट करके एक तरह से पार्टी में खुलेआम ऐलान बगावत कर दिया। और हालांकि मैं शेर अफजल साहब के भी कभी भी उनके बारे में मैंने कोई सख्त बात या मतनाज़ बात नहीं कही, क्योंकि मैं उनके हवाले से भी बहुत सारे खुशगुमानियों का शिकार हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने कड़े वक्त में बहुत मस्बत रोल प्ले किया था। बेशक उनके बारे में दूसरी किस्म की आरा भी पाई जाती थी, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि उनकी कंट्रीब्यूशन जो है उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। अच्छा, उन्हें हालांकि पहले भी उन्हें पार्टी में अहम ज़िम्मेदारियों से सबकदोश किया जा चुका है। अच्छा, असल में उमर अयूब के जो इस्तीफ़े की टाइमिंग ने काफ़ी सनसनी पैदा कर दी है। कल लिद्दत केस का फ़ैसला आने के बाद उमर अयूब मुश्तिल कारकुनों के जब नरगे में आ गए थे तो उन्होंने उनके ख़िलाफ़ नारेबाजी की, और वो बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकलने में कामयाब है। उसके चंद घंटे बाद जो आने वाले, उसके थोड़ी देर बाद ही इस्तीफ़ा आ गया ना, चंद घंटों बाद इस्तीफ़ा आ गया था। तो इस सूरत हाल ने मतलब अजीबोगरीब सिचुएशन बना दी, जैसे PTI में साफ नज़र आना शुरू हो गया कि PTI में अब डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं है। मतलब हालात ऐसे इतने ख़राब नज़र आना शुरू हो गए जितने ख़राब हैं नहीं हैं। और मुझे इस हवाले से यहाँ एक एतराफ़ भी करना है कि ये जो कुछ कल हुआ है या हो रहा है आजकल, इस हवाले से ख़ान साहब के ख़दशात जो हैं वो 100% दुरुस्त साबित हो रहे हैं, और मेरी जो तवक्कुआत थी वो बिल्कुल गलत साबित हुई हैं। लगे हाथों आपको ये किस्सा भी सुना देता हूँ। ये ख़ान साहब की गिरफ़्तारी से 3 या 4 दिन पहले की बात है कि ज़मान पार्क में हम बैठे हुए थे और PTI के 2 और सीनियर लीडर भी वहाँ बैठे हुए थे। तो जब वो दोनों सीनियर लीडर उठ के गए तो मुझे भी उनसे एक ज़रूरी बात करनी थी, मैं भी पीछे गया तो ख़ान साहब ने इशारे से मुझे रोक लिया, और वो नज़र आ चुका था, नविश्ता दीवार था कि आज नहीं तो कल ख़ान साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। ख़ान साहब बार बार ये ऐलान कर रहे थे कि मेरा तो बैग तैयार है। तो ख़ान साहब की गिरफ़्तारी के बाद का मंजरनामा जो है उस पर बात कर रहा था मैं। तो 2 बातों पे मेरे और ख़ान साहब के दरमियान गुफ्तगू हो रही थी। तो दोनों मामलात पे ख़ान साहब की जो बात है वो 100% दुरुस्त साबित हुई और मेरी बात 100% गलत साबित हुई।
एक तो था ये जो कि खान साहब जब गिरफ़्तार होंगे तो इलेक्शन अनाउंस किए जाएंगे और पार्टी में टिकटों की तकसीम के हवाले से एक तनाज़ा खड़ा हो जाएगा। मेरी राय ये थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, एक पार्टी टिकट जो है वो लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाएगी और उस पर खान साहब के सिग्नेचर हासिल करना कोई मसला नहीं होगा। लेकिन खान साहब ये प्रीएम्प्ट कर रहे थे, फोरकास्ट कर रहे थे कि नहीं ये मसला होगा और वही हुआ कि वो मसाइल पैदा हुए, आपने इलेक्शन से पहले देखा। दूसरी बात थी पार्टी में इख्तलाफात की। खान साहब का कहना ये था कि जेल में बैठकर पार्टी कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो, क्योंकि मेरा ख्याल जो था वो इसके बिल्कुल बरक्स था। और अब मैं तस्लीम करता हूँ कि जिन खदशात का इज़हार खान साहब ने किया था वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रहे हैं कि पार्टी के अंदर हर तीसरे चौथे दिन एक नया तनाज़ा खड़ा हो जाता है। अगर खान साहब के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो हैं वो रिलायबल हों और वो खुले रखे जाते, तो जैसे दीगर सियासी कैदियों के खुले रखे गए थे, नवाज शरीफ साहब को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं रही, तो वो गुफ्तगू भी करते थे रोज़ाना। 30-30, 40-40 लीडर जो थे उन पार्टियों के, वो उन लोगों से, अपने लीडरों से मिलते भी थे जाके। लेकिन खान साहब को जिस तरह रखा जा रहा है तो एक मुश्किल सूरत हाल से दोचार है और यही वजह है कि वो जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो काटे गए हैं, तो फिर ये तनाज़ात जो हैं ये जन्म ले रहे हैं। अच्छा, PTI के रहनुमाओं और कारकुनों को मैं ये समझता हूँ कि इस बात का इदराक होना चाहिए कि इस वक्त जब तहरीक-ए-इंसाफ जुल्म और ज़्यादती का हर वार सहने के बावजूद मैदान में डटी हुई है, खड़ी हुई है, उनका लीडर डटा हुआ है, खड़ा हुआ है, भबांगे दोहल अपनी बात कर रहा है, डंके की चोट पे बात कर रहा है और कोई डील की तरफ आंख उठा के भी नहीं देख रहा, तो अब ऐसे में उनकी सफ़ों में फूट डलवाना किसके फ़ायदे में जा सकता है? ठंडे दिल से सोचें, आपको समझ आ जाएगी। देखो, मैं दूसरों की तरह तहरीक-ए-इंसाफ के किसी रहनुमा पे इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रहा, फिर भी मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि तहरीक-ए-इंसाफ की सफ़ों में ऐसे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं जो असर के वक्त रोज़ा तोड़ लेना चाहते हैं, या यूँ कह लीजिए कि वो अपनी जीती हुई जंग जो है वो माल गनीमत की तकसीम पर लड़कर हारना चाहते हैं। वो भाई देखें, ये पार्टी इमरान खान की है, सीधी बात है। इस पार्टी में कोई भी तुर्रम खान ऐसा नहीं है जो इमरान खान की टिकट के बग़ैर जो है वो अपनी एक सीट भी निकाल सके। मतलब दूर ना जाएं, परवेज़ खटक और जहांगीर तरीन को जहन में रखें, जिन्हें इमरान खान की दुश्मनी पर सियासत से तायब होना पड़ा। इस वक्त PTI की सभों में जहांगीर तरीन और परवेज़ खटक के कद काट के 2 नहीं तो 3 लीडर होंगे और ये दोनों बिल आखिर किस अंजाम से दो चार हुए हैं या उनकी सियासत मुंतज हुई है। मेरा ख्याल है कि लोगों को इन दोनों से कुछ सबक ले लेना चाहिए। दोनों सियासत से बिल्कुल वेले, बिल्कुल फारिग बैठे हैं, घर में मक्खियाँ मार रहे हैं और मतलब लेकिन अपने आप को मसरूफ़ शो कर रहे हैं कि हम अभी भी अपनी सियासत कर रहे हैं। मतलब वो याद आ जाती है बात के इन दोनों को देख के, इनकी फरागत देख के, कि एक दोस्त से रिटायरमेंट के बाद पूछा, मुलाकात हुई, पूछा कि क्या शोगल है आजकल, तो बोले मैं ला कर रहा हूँ। पूछा कौन से ला, कॉलेज से ला कर रहे हो? कहते लोकल मार्केट से कर रहा हूँ। कहने लगे लोकल मार्केट से कौन सा ला होता है? बोले बस यही, दही ला, सब्ज़ी ला, अंडे ला, चिकन ला। तो ये दोनों लीडरान भी इसी तरह का ला कर रहे हैं, इसी तरह की वेले बैठ के सियासत कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो PTI के लीडर जो हैं वो अपनी एक बोटी के लिए पूरा बकरा ज़िबा करना चाहते हैं, उनको ये जो लीडर्स हैं इनके अंजाम पे ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। अच्छा, तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों को एक और बात ज़रूर ज़हन नशीन करनी चाहिए कि उनके मुखालफीन को अब तकरीबन हर महाज पे पसपाई इख्तियार करना पड़ रही है और PTI के तमाम खुले और छुपे हुए दुश्मन जो हैं उन्होंने मिलकर हमला किया हुआ है और ये जमात इस वक्त जुल्म और फस्तायत से किसी तरह भी वो नहीं तोड़ सके, किसी को भी, ना लीडर को तोड़ने में कामयाब हो सकें, ना पार्टी को तोड़ने में कामयाब हो सकते हैं, अब हो सकें। इसलिए अब अंदरूनी इख्तलाफात से ही इसका
इसको नुकसान पहुंचाने का फ़ैसला किया गया है। अब इसीलिए ये बयानिया बनाया जा रहा है, और अब इन दिनों में तो पिछले एक हफ़्ते से मुसलसल पूरे ज़ोर शोर के साथ ये बावर करवाने की कोशिश की जा रही है। कभी कुछ कभी कुछ, कभी ये नैरेटिव बनाया जाता है कि जी बल्ले का निशान काजी ने नहीं छीना था, बल्कि काजी फायज़ ईसा ने नहीं छीना था, बल्कि ये तो बैरिस्टर गौहर की गलती थी। फिर ये दरफुंतनी छोड़ दी जाती है कि जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के टिकटों पे कागजात कबूल ना करने का ऑर्डर इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया था, बल्कि ये तो उमर अयूब की गलती थी। और फिर कभी ये शोशा छोड़ दिया जाएगा, ये छोड़ दिया जाता है कि इमरान खान पे इद्दत जैसे भोंडे केस में गिरफ्तारी की ज़िम्मेदारी किसी और पे नहीं डाली जा सकती, बल्कि इसके ज़िम्मेदार तो बैरिस्टर सलमान सफदर है। और कभी ये साबित किया जाएगा कि इमरान खान पर 200 बोगस केसेस जो हैं वो हुकूमत ने नहीं डाले, वो शुएब शाहीन की नाअहली है। कुछ भी कह दिया जाएगा ना, ये साबित कर दिया जाएगा, बल्कि दलाइल के अंबार लगा दिए जाएंगे कि फार्म 47 की जाली हुकूमत की तश्कील जो है वो इस्टेब्लिशमेंट नून लीग और पीपल्स पार्टी का गठजोड़ नहीं है, बल्कि शिबली फराज की नाकाम पॉलिसियों की वजह से है। मतलब कुछ भी कह दिया जाए, कौन से पैसे लगते हैं कुछ कहने में। और ये कहने से भी गुरेज नहीं किया जाएगा कि रजीम चेंज ऑपरेशन का ज़िम्मेदार जनरल बाजवा नहीं था, बल्कि असद कैसर और कासिम सूरी था। कुछ मतलब कोई गल कर दो, ये फुल छोड़ दी जाएगी कि इमरान खान की गिरफ्तारी और उनका 1 साल से जेल में रहना जो है वो खुफिया हाथों और उनके अदालती मुआवनीन की वजह से नहीं है, बल्कि इसकी ज़िम्मेदार जो है वो PTI की कॉम्प्रोमाइज़ क़यादत है। तो मेरा ख़्याल है कि इस सूरत हाल में PTI की क़यादत को जहाँ अक्लमंदी का मुज़ाहरा करना होगा, वहाँ पे कारकुनान को और सोशल मीडिया वॉरियर्स को बहुत ज़्यादा होशमंदी और तदब्बुर का मुज़ाहरा करना होगा। किसी भी साजिश का दाना चुगने से पहले ये ज़हन नशीन करना होगा कि मतलब कि हमने करना क्या है। मतलब एक बुनियादी तौर पे इस बात को समझ लेना चाहिए कोई भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फ्लोट करने से पहले कि किसने तरक्की करती हुई मुंतखब हुकूमत गिराई थी, इम्पोर्टेड टोले को मुसल्लत किया था, मुल्क बर्बाद किया था, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस पामाल करके रख दिया था। कौमी लीडर पर कातलाना हमले किसने किए थे, मीडिया का गला किसने गूंथा था, जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने करवाई थी, जबरी इंटरव्यूज़ किसने करवाए थे, बोगस केसेस किसने बनवाए थे, जजेस के बेडरूम में कैमरे किसने लगवाए थे, तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर किसने किया था, मैंडेट किसने चोरी किया था, पाकिस्तान को उसके बाद माशी और ख़ारजी महाज पर नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान किसकी वजह से पहुँचा था। और देखें अब ये लोग नए अंदाज में, नए रूप में, ये नून लीग एंड कंपनी और पीपल्स पार्टी ये मिल के ना नए रूप में हमला आवर हो रहे हैं। टैक्टिक्स बदले जा रहे हैं, टेक्निक्स बदली जा रही हैं, और बदकिस्मती से तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद चंद ख्वाहिशात के ग़ुलाम जो हैं, भोले बादशाह भी अपने 1.5 पाव गोश्त के लिए पूरा ऊँट ज़बह करने के लिए तैयार बैठे, और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है। और ये देखें, एक मैं अपने व्यूअर्स से बात करना चाहता हूँ, खुल के बात करना चाहता हूँ, बल्कि कि किसी पर भी इल्ज़ाम तराशी कर देना बहुत आसान काम है। मुझे आज बताएं कि सबसे ज़्यादा क्रेडिबल नाम इमरान खान के बाद किसका है? मुराद सईद का लिया जाता है ना। अगर आप ये साबित करने पर तुल जाएं कि आपने मुराद सईद को भी मशकूक बनाना है, तो आप 1600 दलाइल इकट्ठे कर लें। आप मशकूक तरीन कैरेक्टर को इमरान खान का मतबादल साबित करना चाहते हैं, उसके हक़ में 20,000 दलाइल दे दें। उसके साथ ये क्यों नहीं किया गया, फ़लाँ वक्त पे कहाँ था, फ़लाँ को गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया, फ़लाँ रूपोश रहा, फ़लाँ के पास वो ड्राइंग रूम में बैठे रहे, फ़लाँ, मतलब जो मर्ज़ी, किसी के पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन गलत फहमियाँ इस तरह फैलती चली जाएंगी, और PTI के जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं वो अपनी तोपों के जो धाने हैं वो अगर इसी तरह गर्म रखेंगे और फायर खोलते चले जाएंगे, तो अल्टीमेटली नुकसान जो है ख़ुद PTI को होगा। इसलिए मेरा ख़्याल है कि बहुत होशमंदी का मुज़ाहरा करना चाहिए। और PTI के लिए इसलिए सबसे बड़ा मसला सिर्फ यही है कि उनका कायद जो है वो जेल की काल कोठड़ी में है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि उनकी जो पहली तरजीह है वो इमरान खान की रिहाई होनी चाहिए, क्योंकि ये पार्टी इमरान खान की है। अवाम सिर्फ जेल में बैठे कैदी नंबर 804 के साथ है और किसी के साथ नहीं है। वो बाहर आ जाएगा, इख्तलाफात ज़ीरो हो जाएंगे, किसी की ज़रूरत नहीं होगी कि वो एक लफ्ज़ भी बोल सके।
अच्छा जी, पंजाबी का एक मुहावरा है, आज वो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई देख के याद आ गया, डिग्गा खोती तो गुस्सा को में हारते। जाहिर है वो सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ, चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब ने तौहीन अदालत के मुर्तकिब फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल साहब को तौहीन अदालत के मामले से बिल्कुल बाइज़्ज़त बाहर निकाल दिया। उनकी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस दिखाने वाले, बल्कि उल्टा उनकी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस दिखाने वाले 34 टीवी चैनल्स को शो कॉज नोटिस जारी कर दी है, उनको कुछ नहीं कहा। मतलब दोनों की जो तौहीन अमेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्यों नशर की हैं, ये टीवी चैनल्स पे इल्ज़ाम है। आज अदालत में सब ने देखा कि चीफ जस्टिस साहब जो है उन्होंने तौहीन अदालत के मुर्तकिब शख्स फैसल वावडा को किस कदर इज़्ज़त और एहतराम से नवाजा। वो बाकायदा काजी फायज़ ईसा साहब उनके सामने यूँ बिछे जा रहे थे कि एक मौके पे तो उन्होंने कहा कि वो तौहीन अदालत की कार्रवाई पे यकीन ही नहीं रखते। तो फैसल वावडा ने कहा कि जी एक जज ने उनको प्रॉक्सी कहा, जिस पर उन्होंने जवाब देते हुए गुफ्तगू की थी। और आपको याद है ये अल्फाज जस्टिस अतर बिन अल्लाह साहब ने कहे थे जब एक समाअत के दौरान उन्होंने अटार्नी जनरल को मुखातिब करके कहा था कि क्या अब आप हमें प्रॉक्सीज़ के ज़रिए धमकियाँ दे रहे हैं, दिला रहे हैं। तो इसी का आज फैसल वावडा साहब ने जिक्र किया। अच्छा, काजी साहब ने एक लफ्ज़ भी अपने साथी जज जस्टिस अतर बिन अल्लाह साहब के लिए नहीं कहा, एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। काजी साहब अपने मतलब इस रवैये की वजह से हर जगह हदफ़ तनकीद बन रहे हैं, मगर जो काम उन्होंने टीवी चैनल्स को शो कॉज नोटिस जारी करके किया है ना, ये तो किसी की समझ में भी नहीं आ रहा कि ये क्या कर रहे हैं। और इस पर आज ना सोशल मीडिया पर किसी ने बड़ा ही खूबसूरत तबसरा किया है कि चीफ जस्टिस का ये जो फैसला है ये बिल्कुल ऐसे है जैसे अदालत कातिल को तो बाइज़्ज़त बरी कर दे, मगर जिस छुरी से उसने कत्ल की वारदात की हो वो छुरी बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक को 302 के मुकदमे में मुल्जिम की हैसियत से तलब कर ले। क्या खूबसूरत तबसरा किया है। अच्छा, सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि फैसल वावडा को कोई पशेमानी नहीं थी। आज भी आपने देखा अपने रवैये पे कोई अफसोस भी नहीं था। इवन उनको एग्जोनरेट भी कर दिया जाता तो कम से कम एक गुडविल जेस्चर के तौर पे वो अफसोस का इजहार कर देते, उन्होंने नहीं किया। बल्कि इस मौके से भी उन्होंने किसी न किसी अंदाज में फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। उन्होंने इसको मौका गनीमत जाना है। और वो ज़हन में लतीफ़ा आ गया कि एक बंदे की बीवी फौत हो जाती है तो वो बैंड डालने शुरू कर देता है कि अकेली चली गई मुझे भी साथ ले जाती, अकेली चली गई मुझे भी साथ ले जाती। तो पीछे दो ख़वातीन खड़ी होती हैं, उनमें से एक खातून कहती हैं, आय अल्लाह मुझे बड़ा तरस आ रहा है, अगर इस बंदे का एड्रेस मेरे पास होता ना तो मैं इससे शादी कर लेती, लेकिन मेरे पास एड्रेस नहीं है। तो वो बंदा सुन लेता है, कहता है अकेली चली गई, मुझे छोड़ गई, मुझे जॉर्ज टाउन की गली नंबर 76 के मकान नंबर 82 में अकेली छोड़ गई। तो एग्जैक्टली वो इसी तरह का उनका अफसोस था। यानी वो उस मौके से बजाय शर्मिंदा होने के, बजाय अफसोस जाहिर करने के कि वो एक जुर्म के मुर्तकिब तो बहरहाल हुए, वो उससे भी फ़ायदा उठाने की किसी न किसी अंदाज में कोशिश करते रहे। अब अच्छा, चीफ जस्टिस साहब बिल्कुल नहीं इस तरफ आए। सबसे अफसोस की बात है कि वो इस तरफ भी नहीं आए। उन्होंने मैनेजमेंट टीवी चैनल्स को तो बुला लिया कि जनाब, लेकिन बहुत अदब के साथ मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, बेहतर होता कि आप उस दबाव की भी बात करते जो ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चलाने के लिए टीवी चैनल्स की मैनेजमेंट को बर्दाश्त करना पड़ता है। आपने तो उसका जिक्र ही नहीं किया। तो मैं यही कह सकता हूँ कि फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल साहब को मुबारक हो कि उन्हें काजी फायज़ ईसा साहब जैसा मुशफ़िक़ चीफ जस्टिस मिला है। वरना इमरान खान ने तो एक ख़ातून सिविल जज को इतना ही कहा था ना कि वो इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेंगे, जिस पर उन्हें उस इतने बड़े कौमी लीडर को जो इस वक्त 80% आवाम के दिलों की धड़कन बना हुआ है, इतना बड़ा लीडर, उसको इस छोटे से बयान की पादाश में अदालतों ने नाको चने चबवा दिए थे। और इमरान खान की माजरत के बावजूद अभी भी इस मामले पे उनके ख़िलाफ़ फ़ौजदारी केस ख़त्म नहीं हुआ।
और खान साहब उस केस में ज़मानत पे हैं। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही मैं आज की आखिरी बात यही जो इख्तलाफात के हवाले से तबसरा आराइयाँ की जा रही हैं, एक छोटा सा शेर आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। गुफ्तगू कीजिए मगर एहतियात के साथ, गुफ्तगू कीजिए मगर एहतियात के साथ, लोग मर भी जाते हैं अल्फाज के साथ, लोग मर भी जाते हैं अल्फाज के साथ। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।